नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कृषि निर्यात में एक नए अध्याय की शुरुआत। दुबई के बाजारों में बिकेगा भारत का सेब। दुबई के लिए देहरादून से 1.2 मीट्रिक टन गढ़वाली सेब की खेप रवाना। सरकार के वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मसाला बोर्ड, चाय बोर्ड, रबर बोर्ड, कॉफी बोर्ड और हल्दी बोर्ड के कामकाज की समीक्षा। अटल नवाचार मिशन की तर्ज पर एक साझा इंक्यूबेशन सेंटर के निर्माण की संभावना तलाशने पर दिया बल। हरियाणा में बायोगैस प्लांट बनाने के लिए मिलेगी 40% की सब्सिडी। किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। किसान कर सकेंगे अब गौशालाओं, डेयरियों और संस्थागत इकाइयों में बायोगैस संयंत्र की स्थापना। उत्तराखंड में चमोली जिले के थराली में बादल फटने से तबाही। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रुद्रप्रयाग से सेना की टुकड़ियां रवाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात पर नजर। और अब समाचार विस्तार से। कृषि निर्यात में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने 1.2 मीट्रिक टन गढ़वाली किंग रोड सेब की पहली परीक्षण खेप को देहरादून से दुबई के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा के सहयोग से संभव हुई है और इसका उद्देश्य शीत श्रृंखला प्रबंधन, फसल के उपरांत लॉजिस्टिक और व्यापारिक ढांचे को मजबूत करना, ताकि आगे निर्यात को और प्रभावी बनाया जा सके। यह कदम उत्तराखंड की कृषि निर्यात क्षमता को बढ़ाने और वैश्विक बाजारों में स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से एपिडा निर्धारित उत्पादों का कुल निर्यात 243,04,000 करोड़ रुपए था, जिसमें उत्तराखंड का योगदान 201 करोड़ रुपए रहा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य विभाग के तहत बागान बोर्ड, मसाला बोर्ड, चाय बोर्ड, रबर बोर्ड, कॉफी बोर्ड और हल्दी बोर्ड के कार्यों की समीक्षा की। पीयूष गोयल ने बोर्ड द्वारा इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के सहयोग से ब्रांड भारत को बढ़ावा देने पर बल दिया, जिसमें प्रत्येक बोर्ड समान रूप से योगदान दें। उन्होंने सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मेलों में एक भारत मंडपम स्थापित करने का सुझाव दिया, ताकि बोर्ड सामूहिक रूप से अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि सभी बोर्ड अपने जीआई उत्पादों को अपने लोगो में भारत को शामिल करें और बढ़ावा दें। केंद्रीय मंत्री ने बोर्डों से वर्तमान योजनाओं के माध्यम से उत्पादकों, श्रमिकों और उनके परिवारों का कल्याण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उन्होंने उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया और बोर्ड को इस संबंध में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि अच्छी कृषि पद्धतियों, गुणवत्ता और जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले से ही चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बोर्ड से अटल नवाचार मिशन की तर्ज पर एक साझा इंक्यूबेशन सेंटर के निर्माण की संभावना तलाशने का भी आह्वान किया, ताकि अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जा सके। बैठक में वाणिज्य विभाग और संबंधित बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। हरियाणा में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 40% तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पशुपालन को किसानों के लिए अधिक से अधिक लाभकारी बनाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे में पशुओं से प्राप्त गोबर का उपयोग भी किसान कर सकें, इसके लिए सरकार किसानों को बायोगैस प्लांट लगाने के लिए मदद कर रही है। गौरतलब है कि बायोगैस एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित और धुआं रहित किफायती ईंधन है, जो 55 से 70% मीथेन गैस से भरपूर होता है और इसे गोबर गैस संयंत्र के माध्यम से पशुओं के गोबर और जैविक
पदार्थों से उत्पन्न किया जाता है। और इसी कड़ी में हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के सहयोग से प्रदेश में बायोगैस उपयोग कार्यक्रम को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में तेजी से प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। हरियाणा में लगभग 7.6 मिलियन पशुधन है और जिससे प्रतिदिन लगभग 3.8 मिलियन घन मीटर बायोगैस उत्पादन करने की क्षमता है, जो लगभग 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन में सहायक हो सकती है। और इस गैस को शुद्ध कर बायोगैस के रूप में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। अब तक राज्य में 114 संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत 25 से 85 घन मीटर क्षमता वाले संयंत्रों के लिए 1,27,000 से लेकर 3,95,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। हरियाणा में किसान अत्यधिक बारिश एवं बाढ़ से हुए फसलों के नुकसान की जानकारी 31 अगस्त 2025 तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। गौरतलब है कि पोर्टल पर प्राप्त दावों का सत्यापन किया जाएगा और आकलन के आधार पर ही निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजा जारी किया जाएगा। और अभी खरीफ सीजन के दौरान कई जिलों में अधिक बारिश एवं जल भराव के चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई की जा सके, इसके लिए हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 31 अगस्त 2025 तक खुला रखने का निर्णय लिया है, ताकि अत्यधिक बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति से प्रभावित प्रदेश के 7 जिलों के 188 गांव के किसान फसल क्षति के दावे दर्ज करा सके। हरियाणा में जिला उपायुक्त से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अधिक बारिश से हिसार के 85 गांव प्रभावित हुए हैं और इसके बाद भिवानी के 43, रोहतक के 21 और पलवल के 17 गांव शामिल हैं। और इसके अतिरिक्त चरखी, दादरी के 13 गांव, रेवाड़ी के 7 गांव और सिरसा के 2 गांव के लिए भी पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में ई क्षति पोर्टल पर प्राप्त दावों का सत्यापन किया जाएगा और आकलन के आधार पर निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजा जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं खेती किसानी और प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। यहाँ के त्योहार न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं, बल्कि किसानों और उनके पशुधन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता को भी व्यक्त करते हैं। ये पर्व विशेष रूप से किसानों और उनके बैलों के प्रति समर्पित है, जो खेती किसानी में उनकी सबसे महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। ये त्योहार किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये उनकी मेहनत और पशुधन के योगदान को सम्मान देने का अवसर प्रदान करता है। बात कर रहे हैं हम पोला पर्व की। पोला पर्व का मूल उद्देश्य खेती किसानी में बैलों के योगदान को मान्यता देना और उनकी पूजा करना है। ये छत्तीसगढ़ की सनातन परंपराओं और कृषि संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। बैल, जो खेती किसानी में किसानों के सबसे बड़े सहायक हैं, इस दिन विशेष सम्मान के पात्र बन जाते हैं। ये पर्व मानसून के समापन और खरीफ फसल की बुआई के बाद मनाया जाता है। पोला पर्व के दिन किसान अपने बैलों को नदी या तालाब में लेकर जाकर स्नान कराते हैं और इसके बाद बैलों को रंगों, कपड़ों, घुंघरू और घंटियों और कौड़ियों से सजाया जाता है और उनके सिंघों पर पॉलिश और रंग लगाए जाते हैं और गले में आभूषण पहनाए जाते हैं। बैलों को विशेष भोजन जैसे कि गुड़ और चावल का मिश्रण खिलाया जाता है। जिनके पास बैल नहीं होते वे मिट्टी या लकड़ी से बने बैलों की पूजा करते हैं। पूजा में चंदन का टीका, धूप, अगरबत्ती और माला का उपयोग किया जाता है। देश भर में उर्वरकों की समय पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक विभाग DOF को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। फसल की प्रत्येक सीजन की शुरुआत से पहले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राज्यवार उर्वरक की आवश्यकताओं का आकलन करता है और इन अनुमानों के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक, राज्यवार और कंपनीवार आपूर्ति योजना जारी करता है। पिछले 1 दशक में देश ने घरेलू उर्वरक उत्पादन और रणनीतिक वैश्विक साझेदारी में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है, जो सामूहिक रूप से भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करते हैं। यूरिया उत्पादन 2013-14 में 227.15 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2024-25 में 306.67 लाख मीट्रिक टन हो गया है, जो 35% की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। और इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान DAP और NPKs
उर्वरकों का संयुक्त उत्पादन 110.09 लाख मीट्रिक टन से 44% की वृद्धि के बाद 158.78 लाख मीट्रिक टन हो गया है, जो उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। रोजगार की तलाश में गांव, जवार, खेत खलिहान और अपनों का साथ छूटना और पलायन कभी बिहार की नीति बना हुआ था, लेकिन बीते कुछ सालों में परिस्थितियां बदली हैं और बिहार के अलग अलग जिलों के निवासी मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद मुर्तज़ा और प्रियरंजन पासवान भी पलायन के इसी दर्द को जीने के लिए अभिशप्त थे और लेकिन बदलते बिहार में अब ये अपने राज्य में रहकर न केवल पहले से बेहतर जीवन जी रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल कायम कर रहे हैं। पलायन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, संस्कार, संस्कृति, परंपराओं का और अपनों की भावनाओं का भी होता है। इस बोझ को उतारने का जिम्मा लिया है बिहार की एनडीए सरकार ने। राज्य में तेजी से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने माइग्रेशन को रिवर्स माइग्रेशन में बदल दिया है। आज बिहार के विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में वैसे कामगार बड़ी संख्या में काम करते नजर आ रहे हैं जो वर्षों से काम धंधे के सिलसिले में पलायन का दंश झेल रहे थे। बात बदलते बिहार की अपनी इस स्पेशल सीरीज में हम ग्राउंड जीरो से ऐसे लोगों से आपको रूबरू करा रहे हैं जो कभी राज्य के बाहर काम कर रहे थे, लेकिन आज इन्हें अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। रोजगार की तलाश में अपना गांव घर छोड़कर दूर दराज शहरों की ओर निकल पड़ने के दिन अब गुजर चुके हैं। अपनों से दूर जाने की मजबूरी से भरी बिहार के लोगों के दिलों की टिस अब कम हो रही है। मोतिहारी के मोहम्मद आरिफ दिल्ली में काम करते थे, जबकि उनका सपना था कि वो बिहार में ही काम करें। आरिफ का सपना सच हो गया। तो हम लोग का एक सपना था कि बिहार में हम लोग काम करें। जब बिहार में फैक्ट्री आई तो हम लोग को बुलाया गया, तो हम लोग आए काम करने। तो यहाँ काम करें, हम लोग को ऐसा लगता था कि कभी बिहार में फैक्ट्री होगा कि नहीं होगा, हम लोग दिल्ली में रह जाएंगे, दिल्ली में काम करेंगे, दिल्ली में जो है पूरा ज़िंदगी बीत जाएगा। लेकिन बिहार में जब फैक्ट्री आया तो बिहार में हम लोग काम करें तो बहुत अच्छा बेहतर फीलिंग होता है कि बिहार में हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से बिहार लौटे मोहम्मद शमीम को भी यहाँ बहुत सी सुविधाएं मिली हैं। वो बताते हैं, यहाँ पे बहुत चीज़ का सुविधा मिला, कंपनी के तौर से काम धाम के बोल स्वभाव, बाथरूम उतरूम, ऐसे बहुत चीज़ का सुविधा मिला। काम धाम अच्छा चलता है यहाँ पे। काम के सिलसिले में तमिलनाडु से बिहार लौटे मोहम्मद मुर्तजा अली की कमाई पहले से बढ़ी है। इस बात की सबसे खुशी है कि हम बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार में यानी अपनी जगह पे 4 घंटे यहाँ से घर पहुँच जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे काम करने पे जो हम तमिलनाडु में कमा सकते थे उससे ज़्यादा हम बिहार में कमा रहे हैं। अभी हम फतुआ जिला पटना में फतुआ में हाई स्पीड कंपनी में काम कर रहे हैं। इससे पहले हम 2012 से लेकर के 21 तक के 10 साल हमने मैंने काम किया मुंबई में। अभी हाई स्पीड में मैं 3 साल होने जा रहा है, 3 साल से हैं सुपरवाइज़र का काम कर रहे हैं। पहले 1 साल हमने सिलाई का काम किया, फिर 2 साल से अभी सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं। बात बदलते बिहार की अपनी इस स्पेशल सीरीज में ग्राउंड जीरो से हम आप तक उन लोगों की कहानियां सामने ला रहे हैं जो काम के सिलसिले में पहले बिहार से पलायन कर गए थे, लेकिन फिर जब बिहार में रोजगार की बहार आई तो वो लौटकर वापस अपने शहर, अपने राज्य आ गए और अब अपने श्रम के जरिए विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। अभी और भी ऐसी कहानियां हैं जो हम आप तक लेकर आएंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। और उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हालात पर पूरी नजर है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया और फौरन जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस को घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। चमोली जिले के थराली विकासखंड में कल देर शाम से मूसलाधार बारिश के कारण प्रकृति का ये रूप देखने को मिला है। इस आपदा से थराली के कोटडीप, राड़ी बगड़, अपर बाजार, कुलसारी और चेबडो, सगवाड़ा समेत कई इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। दुकानों और मकानों में मलबा घुस गया है और कई वाहन मलबे के तले दब गए हैं और
चेबडो में बादल फटने से सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है, जहां एक शख्स के लापता होने की सूचना है और इसके अलावा सगवाड़ा गांव में 20 साल की एक लड़की के मलबे में दबने के होने की खबर है और राड़ी बगड़ में एसडीएम के आवास और नगर पंचायत अध्यक्ष के घर में भी मलबा घुस गया है, जिससे दीवारें टूट गई हैं और भारी क्षति हुई है। बद्रीनाथ हाईवे सहित 21 से अधिक लिंक मार्ग अवरुद्ध हैं। थराली तहसील के 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज छुट्टी है। चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने कहा है कि प्रभावित इलाकों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि कई जगह रास्ता अवरुद्ध है और जिसके कारण वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है, लिहाजा हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। शुक्रवार को मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य रही, वहीं इसके सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। इसके भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 21 अगस्त को लहसुन का भाव रहा 3755 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 105 रुपए टूटकर 3650 रुपए पर आ गया। वहीं हरियाणा की शाहाबाद मंडी में 21 अगस्त को लहसुन का भाव रहा 3800 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 400 रुपए टूटकर 3400 रुपए पर आ गया। जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में लहसुन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 22 अगस्त को इसका भाव 175 रुपए बढ़कर 3500 रुपए से 3675 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी लहसुन की खरीद तेजी के साथ हुई। यहां 21 अगस्त को इसका भाव रहा 6190 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 50 रुपए उछलकर 6240 रुपए पर पहुंच गया। लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया। भारतीय लहसुन की मांग खास तौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही 22,280 मीट्रिक टन का रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासी वृद्धि देखने को मिली। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन का इजाफा हुआ है। गर्मी सीजन के चलते देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक सामान्य है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 21 अगस्त को खीरे का भाव रहा 1750 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 500 रुपए बढ़कर 2250 रुपए हो गया। वहीं हरियाणा की शाहाबाद मंडी में इस दौरान खीरे की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 21 और 22 अगस्त को खीरा 2000 रुपए पर बना रहा। साथ ही राजस्थान की जयपुर मंडी में खीरे के सौदे मजबूती के साथ हुए। 21 अगस्त को इसका भाव रहा 1250 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 250 रुपए की बढ़त के बाद 1500 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। जबकि उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में खीरा कमजोरी के साथ बिका। यहां 21 अगस्त को इसकी कीमत रही 1690 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 20 रुपए की कमजोरी के बाद 1670 रुपए हो गया। साथ ही महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 22 अगस्त को खीरे की खरीद 750 रुपए पर हुई। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसका कारोबार 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। खीरे के निर्यात को देखें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पूर्वी राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मक्का और सोयाबीन के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। साथ ही यहां के किसान मूंगफली और सब्जियों के खेतों में भी उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर पठारी क्षेत्र में खरीफ मक्का, धान और बाजरा के खेतों में उचित जल निकासी का प्रबंध करें। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसान दलहनी और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। यहाँ के किसान लौकी, खीरा और सेम के पौधों को सहारा प्रदान करें। साथ ही कद्दू वर्गीय सब्जियों को भी सहारा दें। बात करें मध्य प्रदेश की तो सतपुड़ा पठारी क्षेत्र में मक्का, कपास और सोयाबीन के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर, मिर्च, खीरा और बैंगन जैसी सब्जियों के लिए जल निकासी की व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश में धान, सोयाबीन, मक्का और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। साथ ही मध्य प्रदेश के किसान सोयाबीन के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। बात करें तेलंगाना की तो यहाँ के किसान उत्तरी तेलंगाना क्षेत्र में धान, कपास, मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। साथ ही यहाँ के किसान हल्दी और सब्जियों के खेतों में भी खेतों में अतिरिक्त पानी निकालने के लिए उचित जल निकासी का प्रबंध करें। दक्षिणी तेलंगाना क्षेत्र में धान, कपास, सोयाबीन और सब्जी नर्सरियों से अतिरिक्त पानी निकालें। वहीं आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र में तैयार सब्जियों की तुड़ाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। आंध्र प्रदेश के किसान मक्का, कपास, गन्ना और धान के खेतों से फालतू पानी को बाहर निकाल लें। साथ ही यहाँ के किसान मूंग, उड़द और मूंगफली के खेतों से भी अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें और वर्षा के पानी को खेतों से बाहर निकालने के लिए उचित जल निकासी का प्रबंध करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। से दवा का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों की सराहना की। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर अपने वीडियो संदेश में पीएम ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाबंदियों में जकड़े स्पेस सेक्टर की बेड़ियों को खोला। भारत जल्द ही गगनयान की उड़ान भरेगा और अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा।
प्रधानमंत्री ने घुसपैठ से जुड़े खतरे पर चिंता जताई। पीएम ने कहा कि आज तो विकसित और संसाधन संपन्न देश भी घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। ये घटना रिंग रोड निर्माण के लिए बालू के खनन से बने गड्ढे में डूबने से हुई है। डूबने वाले सभी कस्बा वार्ड नंबर 6 के रहने वाले हैं। बिहार की राजधानी पटना से सटे फतुहा के दनियावा में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा के कृष्णानगर इलाके में 2 इस्पात सेंटर पर पुलिस की छापेमारी के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। बैंक धोखाधड़ी मामले में वांटेड आरोपी दिनेश डी गहलोत को सीबीआई ने नोएडा से गिरफ्तार किया। आधुनिक तकनीक और डिजिटल ट्रैकिंग की मदद से 20 अगस्त को उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। सीबीआई की टीमें अनिल अंबानी और उसके सहयोगियों से जुड़े करीब 60 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। ये कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई के बाद हो रही है। आरोप है कि कंपनी ने बैंकों के समूह से लिए गए कर्ज का गलत इस्तेमाल किया, जिससे बैंकों को भारी नुकसान हुआ। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बैठक में लिया जाएगा मौजूदा 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब पर लाने के प्रस्ताव पर फैसला। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।